नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और वर्तमान में जो संस्कृत के प्रश्न हैं वो दोहराए जा रहे हैं, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। और कंप्लीट आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीटीईटी, एमपीटीईटी, इसके अलावा यूपी की टीजीटी, पीजीटी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, इत संज्ञायाः प्रयोजनम नास्ति। तो इत संज्ञा का प्रयोजन क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो इत संज्ञा का प्रयोजन क्या नहीं है? समुदाय निर्माणम, तो हाँ, समुदाय निर्माण इत संज्ञा का प्रयोजन है। कार्य संकल्पनम, तो कार्य का संकलन जो है, संकलनम, तो कार्य का संकलन भी है। केवलम लोपः, तो केवलम लोपः शब्द दिया, यदि लोपः होता तो ठीक होता, लेकिन केवलम शब्द जोड़ दिया है तो केवल लोप नहीं है। आगे दिया हुआ है संक्षिप्तीकरणम, तो संक्षिप्तीकरण भी है। तो अपना सही उत्तर क्या रहेगा? केवलम लोपः शब्द दे दिया है, तो इस कारण से ये इसका प्रयोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि केवल लोप इसका प्रयोजन नहीं है। आगे चलते हैं। वालिके इमे इत्यत्र संधि स्यात्, जो वालिके इमे शब्द दिया हुआ है, वालिके इमे में कौन सी संधि होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकृति भाव संधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अयादि संधि, और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है पूर्व रूप संधि, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यलोप संधि। तो यहाँ पर सही उत्तर बताने की आपको कोशिश करना है। क्या होगा सही उत्तर? बालिके इमे, बालिके इमे में संधि होगी प्रकृति भाव संधि। क्या होगा? प्रकृति भाव संधि जो है वो यहाँ पर होगी। और प्रकृति भाव संधि में क्या होता है कि कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त नहीं होने पर कोई भी लोप, आगम या फिर वर्ण विकार या फिर जो आदेश आदि होते हैं वो नहीं होते हैं। तो उन सब के ना होने पर वहाँ पर कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि जो है वो हुआ करती है। और प्रकृति भाव संधि जो है उसे अपन तीन प्रकारों में भी बांट सकते हैं। सामान्य प्रकार से वो यदि देखें तो तीन प्रकार से होती है। एक तो प्लुत प्रकृति भाव, दूसरी प्रग्रहीय प्रकृति भाव, और तीसरी सामान्य। यहाँ पर मैं आपको भेद लिख देता हूँ, जो कि पहली है प्लुत प्रकृति भाव, दूसरी प्रग्रहीय प्रकृति भाव, प्रग्रहीय प्रकृति भाव, और तीसरी है सामान्य प्रकृति भाव। क्या है तीसरी? सामान्य प्रकृति भाव। तो इस प्रकार से प्रकृति भाव के तीन भेद हुआ करते हैं। और अपना यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? जो बालिके इमे शब्द है यहाँ पर यही कंडीशन घटित हो रही है, तो प्रकृति भाव संधि होगी। आगे चलते हैं। नद्याः समीपम दिया हुआ है, नद्याः समीपम इति विग्रहे समस्तम पदम किम। तो नद्याः समीपम में आपको समस्त पद बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं उपनदी, उपनदम, उपनदी या फिर उपनदी और उपनदम। तो नद्याः समीपम, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्थाभाव। तो यहाँ पर जो समीप अर्थ है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और उपनदी और उपनदम जो दो ये दिए हुए हैं ये दोनों ही सही रहेंगे। ये रहेगा अपना सही उत्तर। और आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप जो कि सुविज्ञा नाम से है, इंग्लिश में आपको टाइप करना है सुविज्ञा, SUVIGYA, सुविज्ञा, MPTET और CTET भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको केवल सुविज्ञा सर्च करना है तो वहाँ पर आपको ये चैनल अपना मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की PDF डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे आप MPTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPTET की या फिर CTET की। तो आपको इन तीनों बड़ी परीक्षाओं से संबंधित बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री PDF वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो वहाँ पर PDF दी गई हैं वो भी एक संकलन है जो कि आप लोगों ने कभी कहीं भेजी, तो मैंने वहाँ पर इकट्ठी करके डाल दी हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप MPTET 2020 नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं जो भी MPTET, CTET, UPTET की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं आगे। यवमाशम क्या दिया हुआ है? यवमाशम इत्यत्र पूर्व प्रयोगस्य नियमः वर्तते।
मतलब कि जो यवमाशम शब्द है इसके पूर्व प्रयोग करने का नियम क्या है? इसे पहले प्रयोग कर दिया गया है, जहाँ पर यव शब्द है इसको पहले प्रयोग किया गया है और माशम जो है इसे दूसरे जो कि पीछे प्रयोग किया गया है। तो किस कारण से ये प्रयोग हुआ है? और आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर यवमाशम शब्द है, यहाँ पर कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का एक सूत्र है अल्पाचतरम। कौन सा सूत्र है? अल्पाचतरम। अल्पाचतरम से क्या होता है कि द्वंद्व समास में जिस पद में कम अच होते हैं, कम अच मतलब स्वर, तो जिसमें कम स्वर होते हैं तो उसका पहले प्रयोग होता है। मतलब जहाँ पर जिसमें कम स्वर होंगे उसका पहले प्रयोग है। जैसे कि शिव केशवौ, तो यहाँ पर शिव का प्रयोग जो है वो पहले किया गया है, केशव का प्रयोग बाद में किया गया है। तो ऐसे कई प्रकार से अपन उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ शिव और केशव जो दो शब्द थे, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देता हूँ। शिव केशवौ दिया हुआ है, तो यहाँ पर शिव शब्द का प्रयोग पहले है। तो क्या होगा, यहाँ जो शिव शब्द है उसमें केवल दो स्वर हैं। कितने हैं? जो शिव शब्द है उसमें दो हैं, लेकिन केशव शब्द जो है, केशव शब्द में तीन स्वर हैं। तो इस कारण से जो कम अच वाला है उसका प्रयोग आगे हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है। तो अपना यहाँ जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? अल्पाचतरम। यवमाशम जो है वो रहेगा अपना सूत्र, मतलब कि शब्द और सूत्र अल्पाचतरम। और कौन से समास का है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं। आदि काव्ये प्रमुखो रसः, मतलब कि आदि काव्य जो है, आदि काव्य किसे कहते हैं? तो आदि काव्य रामायण को कहते हैं। तो आदि काव्य रामायण जो है, रामायण का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो क्या होगा सही उत्तर? करुण रस। जो करुण रस है वो आदि काव्य रामायण का प्रमुख रस माना गया है। संजीवनी टीका वर्तते अस्य, मतलब जो संजीवनी नाम की टीका है वो किसकी है ये आपको बताना है। मल्लीनाथ जी की है, तल्लीनाथ जी की है, वल्लभ देव जी की है, या फिर मणिराम की है। तो संजीवनी टीका किनकी है? और ये जो संजीवनी नाम की टीका है ये प्रमुख ग्रंथों पर लिखी गई है। तो किनकी है? मल्लीनाथ जी प्रमुख आचार्य हैं और इनकी लिखी गई ये टीका है संजीवनी टीका। आगे चलते हैं। ककारस्य आभ्यंतर प्रयत्नः वर्तते। ककारस्य मतलब जो का वर्ण है, इस का वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो जो प्रयत्न हैं या फिर यत्न हैं ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। तो बाह्य यत्न जो हैं वो होते हैं 11 प्रकार के। बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। और आभ्यंतर होते हैं 4 प्रकार के। कई लोग 5 प्रकार के भी बोलते हैं। तो वो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें विव्रत को ईसत विव्रत भी एक भेद बना दिया गया है, उसके 2 भेद कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न के अपन 4 भेद ही यहाँ पर मानेंगे। तो जो ककार है, कवर्ण है, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कंठ होगा, यम होगा, स्पर्श होगा, या फिर स्पृष्ट होगा। तो जो स्पर्श वर्ण होते हैं कु, चु, टू, तु, पु, या फिर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो स्पृष्ट होगा। कौन सा होगा? स्पष्ट होगा, स्पृष्ट। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? स्पृष्ट, ये रहेगा सही आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वौ मूर्धानौ यस्याः इति विग्रहे समस्तं पदम किम? द्वौ मूर्धानौ यस्याः मतलब कि जिसकी 2 मूर्धाएं हैं वह कौन? तो ऑप्शन दिया है द्विमूर्धः, द्विमूर्ध्नि, या फिर द्विमूर्धी, या फिर द्विमूर्धा। तो सही उत्तर क्या रहेगा? द्वौ मूर्धानौ यस्याः। यहाँ पर कौन सा समास है? तो समास अपन को बताना है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर। और द्विमूर्धः जो पहले नंबर का ऑप्शन है ये सही रहेगा। द्विमूर्धः जो है ये रहेगा अपना सही उत्तर और पहले नंबर वाला ही रहेगा। और ये जो समानाधिकरण बहुव्रीहि है आप लोगों ने
समानाधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार के होते हैं ये। तो जो पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, तो इसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, द्विमूर्धा। आगे चलते हैं, हेयम शब्द है, तो हेयम शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर आपको हेयम में प्रत्यय बताना है, जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तो हेयम शब्द जो है, हेयम शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा। जल्दी से कोशिश करेंगे सोचने की प्रत्यय क्या होगा। ण्यत प्रत्यय हो सकता है क्या, या फिर क्यप हो सकता है क्या, या फिर अनियर हो सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, जो कि पहला दिया हुआ है यत प्रत्यय। क्या होगा, यत प्रत्यय होगा। यहाँ पर पहले वाला जो है वो ही सही होगा। और धातु कौन सी है, यहाँ पर ही धातु है। और ही धातु में जब यत प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनता है, हेयम। ही प्लस यत हेयम बनेगा। आगे चलते हैं, मया भुज प्लस भावे कम्बलम। तो यहाँ पर भाव अर्थ में आपको भुज धातु को लगाना है। तो भुज धातु से भाव अर्थ में कौन सा शब्द बनेगा, ये यहाँ पर लिखना है। मतलब कि मेरे द्वारा ये भोगा जा रहा है, ये कंबल भोगा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, भुज्यः, भोज्यम, भुग्यम या फिर भोग्यम। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा, भोग्यम जो है ये रहेगा अपना सही उत्तर। मया भोग्यम कंबलम, मेरे द्वारा कंबल भोगा जा रहा है, भोगे जाना योग्य है। आगे चलते हैं, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्र वर्तते। जो संयोग संज्ञा होती है, तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, ये बताना है आपको। पहला दिया हुआ है हलोनंतरा संयोगः, हलोनंतरा संयोगः, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ संयोगान्तस्य लोपः या फिर हलोन्तराः संयोगः। तो एक जैसे सूत्र दिए हुए हैं, एक एक शब्दों का यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, हलोनंतरा संयोगाः, हलोनंतराः संयोगाः। जो पहले नंबर का है यही जो अपना ऑप्शन है ये सही रहेगा, हलोनंतराः। जहाँ पर ये राह में डबल जो कि विसर्ग है, पीछे एक विसर्ग है, तो ये रहेगा सही उत्तर। निर्मक्षिकम एक और दिया हुआ है, निर्मक्षिकम इत्यत्र समासः। निर्मक्षिकम में समास आपको बताना है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास होगा। प्रादि तत्पुरुष, बहुव्रीहि, गति तत्पुरुष या फिर अव्ययी भावः। तो जो निर्मक्षिकम दिया हुआ है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। निर्मक्षिकम का जो विग्रह होता है वो क्या होता है, मक्षिकाणाम अभावः। और ये निर उपसर्ग है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये जो कहाँ से ये शब्द लिया गया है वही आपने पढ़ा भी है। मक्षिकाणाम अभावः कौन सा समास होगा, यहाँ पर सीधा सीधा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होगा। ये जो दिया हुआ है द नंबर का, यही रहेगा अपना सही आंसर। और अभाव अर्थ में है ये अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्थ भाव, ये वाला। तो निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिका आम निर, ये रहेगा। तो अभाव अर्थ में जो निर शब्द है उसका प्रयोग होता है, अभाव अर्थ में निर का प्रयोग होता है। आगे एक और शब्द दिया हुआ है का मधुरम इत्यस्य विग्रहः। तो जो का मधुरम शब्द है इसका विग्रह क्या है ये बताना है। ऑप्शन दिया है कुत्सितम मधुरम, ईशत मधुरम, कुत्सितम धुरम या फिर कामेन धुरम। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो समास कौन सा है आपको ये बताना है। तो समास कौन सा है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है, वो भी कौन सा, कुगति प्रादि तत्पुरुष है। यहाँ पर कुगति प्रादि तत्पुरुष, कुगति प्रादि तत्पुरुष है यहाँ पर। और सूत्र कौन सा रहेगा, कुगति प्रादयः, कुगति प्रादयः से ये बनता है शब्द, जिसमें कु अव्यय और जो कि गति संज्ञक और जो प्रादि हैं, प्रादि मतलब होते हैं उपसर्ग, तो इनका समर्थ पदों के साथ नित्य समास होता है। जिनमें जो कु शब्द है उससे बनने वाले शब्द कुत्सितः पुरुषः, कुपुरुषः हो जाएगा।
कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना जो है ये ईषद अर्थ में है। यहाँ पर जो अपना कामधुरम शब्द दिया हुआ है ये कौन से अर्थ में दिया है? ईषद अर्थे, ईषद अर्थे, ईषद के अर्थ में दिया हुआ है। यदि कु अव्यय का प्रयोग या फिर की जो कि कु अव्यय है इसका अर्थ ईसत है, ईसत मतलब कि कम थोड़ा सा, तो ईशत के कु के स्थान पर जो कि क्या होगा? ईशद है तो कु के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या रहेगा अपना? यहां पर आपको बताना है ईशत मधुरम। ईशद मधुरम कहां पर लिखा हुआ है? ये वाला। क्या होगा सही उत्तर? ईशद मधुरम जो है ये सही रहेगा। मतलब कि ईशद है मतलब थोड़ा सा कम है, तो उसके स्थान पर जो है वो कु ईसद है तो कु के स्थान पर जो है वो ईसत आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और कामधुरम जो शब्द है, कामधुरम शब्द था, कामधुरम का जो कि कु मधुरम सु, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। कामधुरम जो है वो अपन इसका विग्रह करेंगे कामधुरम। आगे चलते हैं। रामायणे राज्याभिषेकः अत्र। जो रामायण है, रामायण में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन में देख लेते हैं पहले तो। कांडों के नाम है कि कौन से कांड में हुआ था राज्याभिषेक? उत्तर कांड में, युद्ध कांड में, सुंदर कांड में या लंका कांड में? तो ये रामायण से संबंधित, जो कि रामायण महाकाव्य है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन से कांड में भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? युद्ध कांड। जो युद्ध कांड है, युद्ध कांड में उनका राज्याभिषेक होता है। आगे चलते हैं। समासे पूर्व प्रयोगाय संज्ञा भवति। तो समासे पूर्व प्रयोगाय संज्ञा भवति, कौन सी संज्ञा होती है? समास का पूर्व प्रयोग करने पर कौन सी संज्ञा होती है ये बताना है आपको। तो उपसर्जन संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? उपसर्जन संज्ञा जो है वो हुआ करती है। सही उत्तर क्या रहेगा? उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम। इस प्रकार से आगे चलते हैं। और जो ये लाइव क्लास अपनी चल रही है ये लाइव नहीं है, चूंकि ये ऑफलाइन क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, लेकिन अपनी जो लाइव क्लास है उसका टाइम मैंने रखा है दोपहर 12 बजे का। अभी अपनी रात में चलती थी, रात में 9 बजे चला करती थी, लेकिन अब 9 बजे का टाइम जो है दोपहर के कितने 12 बजे। और फिर आप लोग जो दोपहर में टाइम तय करेंगे अभी, क्योंकि अपनी टाइम का क्लास की स्टार्टिंग ही है। अभी 9 बजे से चलाया करते थे, लेकिन वहाँ पर सुविधा नहीं हो रही है थोड़ी सी, तो दोपहर के 12 बजे अपन ने क्लास की है। दोपहर से 12 या 1 के बीच में अपन कभी भी क्लास रख सकते हैं, क्योंकि जो कल की क्लास रहेगी वो दोपहर 12 बजे ही रहेगी। और आज की लाइव क्लास अपन जो चलने वाली थी उसको रहने देते हैं। ये जो वीडियो है वो लाइव क्लास के रूप में ही ये रहेगा, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वैसी नहीं है आप लोगों को। और लाइव क्लास जो है वो आप लोगों की चलेगी दोपहर 12 बजे या फिर 1 बजे, और जो टाइम आप लोग तय करेंगे उसी टाइम पर चलेगी। और ये श्रृंखला लंबी चलने वाली है। अपनी लाइव अपन कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे तो किसी भी मैटर पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक लाइव क्लास अपनी चलेगी ही चलेगी। आगे चलते हैं। शास्त्री अक्षौहिणी शब्द था। अक्षौहिणी अस्य विग्रह स्यात्। अक्षौहिणी का विग्रह क्या होगा बताना है आपको। अक्षौहिणी जो शब्द दिया हुआ है उसका विग्रह क्या होगा? तो अक्षौहिणी, अक्ष प्लस ऊहनी क्या होगा? अक्ष प्लस ऊहनी अक्षौहिणी बनता है शब्द। अक्ष, देखिए शब्द भी आप लोगों को देख लेना है। जो ये संधियां होती हैं हमेशा सार्थक पदों में ही संधि होती है, और जब भी आपको लगे कि हाँ ये सार्थक पद है और ये हमारा सही उत्तर हो सकता है तो ही आप सही टिक करें। और देखिए यहाँ पर अक्षौहिणी जो शब्द दिया हुआ था यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, लेकिन अपन को लग रहा है जैसे कि यहाँ पर गुण संधि हो, तो ये गुण के अपवाद स्वरूप ये संधि हुई है। आद गुण जो सूत्र है तो उसके ये अपवाद हैं, गुण के अपवाद हैं। एक सूत्र आता है अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, अक्ष शब्द के आगे, अक्ष शब्द जो है अक्ष शब्द के आगे यदि ऊहिनी, ऊहिनी शब्द रहे, कौन सा शब्द रहे? ऊहिनी शब्द, तो आ या फिर
ऊ हो तो इसको क्या हो जाएगा, औ वृद्धि एकादेश हो जाएगा इस प्रकार से। और मैंने जब अभी वर्ग 1 का टेस्ट दिया था, जो कि जिसमें मेरा चयन हुआ है वर्ग 1 में, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में मैंने ये सारी की सारी संधियां कवर मतलब कंप्लीट मुझे याद ही हैं पहले से। तो उसमें भी शायद इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें ऋते च तृतीया समासे जो सूत्र है, तो उसमें एक सिद्धि आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुखार्त है शायद सिद्धि, हाँ सुखार्तः नाम से एक सिद्धि है, और ये पूछी गई थी शायद, या फिर इसके पहले कोई एग्जाम दिया था उसमें पूछी गई थी, तो लेटेस्ट ही है जिसमें पूछी गई थी। मुझे याद है कि सुखार्तः सिद्धि एक पूछी गई थी। तो सुखार्तः सिद्धि में संधि बतानी थी, तो कई लोगों ने वहां पर गलत किया था, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो सुख प्लस ऋतः होता है, सुख प्लस ऋतः। और यहाँ पर लग रहा है देखने में जैसे कि गुण होगा, लेकिन गुण नहीं है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। और ये ऋते च तृतीया समास से जो सूत्र है उससे होता है। और लगभग ये 7 इस प्रकार के सूत्र हैं जिन सूत्रों से अपवाद स्वरूप ये संधियां हुआ करती हैं। आगे चलते हैं। सौंदरानंद महाकाव्य से रचयिता, जो सौंदरानंद महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है अश्वघोषः, जयदेवः, मम्मटः या फिर श्रीहर्षः। तो सौंदरानंद जो महाकाव्य है, सौंदरानंद महाकाव्य के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो सही उत्तर रहेगा अश्वघोष। जो अश्वघोष जी हैं, महाकवि अश्वघोष हैं, इनका बुद्ध चरितम नाम से भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बुद्ध चरितम। और दूसरा कौन सा है बुद्ध चरितम जी का? सौंदरानंद। यहाँ पर जो इनका नंद नाम का एक व्यक्ति है उसकी कथा का वर्णन है, कंप्लीट मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से अपन ये प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। और जो कल की लाइव क्लास है वो दोपहर 12 बजे ही रहेगी, आप वहाँ पर जरूर जुड़ें। आगे चलते हैं। अस्मिन् समासे सर्वदा उत्तरपद उपसर्जनम, तो किसमें हमेशा उत्तर पद का उपसर्जन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में, अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में या फिर द्वंद्व समास में। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? बहुव्रीहि समासे सर्वदा उत्तरपद उपसर्जनम बहुव्रीहि समासे। आगे चलते हैं। विलासोस्य प्रसिद्धः, विलासोस्य प्रसिद्धः मतलब इनका विलास प्रसिद्ध है। तो किनका विलास प्रसिद्ध है? विलासस्य प्रसिद्धः महाकवि कालिदासः। सही उत्तर क्या रहेगा? महाकवि कालिदास। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न अपन कवर कर लेते हैं, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपन नहीं रहेंगे, 20 से 25 मिनट का ही रखेंगे। लास्ट प्रश्न है। निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, निष्क्रांता कौशाम्ब्याः इति विग्रहे समस्तं पदम किम? मतलब कि निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, इसका जो विग्रह ये पद दिया हुआ है, तो इसका समस्त पद क्या होगा? निष्क्रांता कौशाम्ब्याः का जो समस्त पद है वो क्या होगा? तो आपको बताना है निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः का समस्त पद क्या होगा। और सही उत्तर जो है इसका है निष्कौशाम्बी। क्या होगा? निष्कौशाम्बी जो है ये रहेगा सही उत्तर आपका। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से आप लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अपना ये चैनल इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। लगभग कल जब आप ये कल में आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग 1,72,000 लोग अपने इस चैनल से जुड़ चुके होंगे। क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतने लोग अपने इस चैनल से जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अपना एक बिना स्वार्थ के काम चल रहा है, किसी भी प्रकार का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और बहुत ही कम मात्रा में जो कि अपन ऐड जो है वो उससे यूट्यूब कुछ भी दे देता है, वो भी बहुत कम देता है। लेकिन जो भी PDF रहेंगी आगे, जो भी मैं आपको मैटर किसी भी परीक्षा से संबंधित दूंगा, बिल्कुल ही निःशुल्क दूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैंने PDF वगैरह यहाँ वहाँ से डाउनलोड की है पैसे देकर, वो भी आप लोगों को भी वैसे ही करनी पड़े। तो जितना भी रहेगा बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क रहेगा, और आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करें। और मैंने आपको कहा भी है कि जो सुविज्ञा नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं PDF डालता रहता हूँ। जो भी PDF मेरे पास आएगी
वो मैं वहाँ पर भेज दूंगा तो आपके पास सीधे पहुँच जाएगी। सुविज्ञा नाम से है, सुविज्ञा हिंदी में ऐसा है और इंग्लिश में आपको वहाँ पर टाइप करना है, तो आप वहाँ पर सीधे जुड़ जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत